हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कार्बन की चतुसंयोजकता, परमाणु आयन में अंतर, आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब पर आज का ये क्लास आपका अवेलेबल है। तो पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर से पहले हम लोग इस चैप्टर के 2 लेक्चर को देख चुके हैं। अगर आप सभी उस दोनों में से कोई भी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूं और क्लास 10th की हमारे चैनल के द्वारा आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आ सके। और ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में ही। हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है। क्या क्वेश्चन हमारा है, कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है। ये क्वेश्चन आपको 2 और तरह से पूछ सकता है, आप लोग ध्यान देंगे। हम जो बोल रहे हैं अभी आप लोग उसको ध्यान देंगे, अगर हो सके तो आप लोग कॉपी में भी इस दोनों टाइप को नोट्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने नोट्स नहीं करवाया है, आप लोग वहां नोट्स कर लेंगे। पहला टाइप है कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, लिखिए। ये पहला टाइप हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछेगा, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक बंधन ही क्यों बनाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक बंधन ही क्यों बनाते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप पूछ सकता है, कार्बन की यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी क्यों होते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकता है, कार्बन की चतुसंयोजकता क्या है, अथवा कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक बंधक ही क्यों बनाता है। ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। क्या, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक बंधन ही क्यों बनाता है। थर्ड टाइप हमारा होता है, कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं क्यों। ठीक है, आप लोग लिख लिए। पहला तो आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा आप लोग लिखिए, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक ही क्यों बनाते हैं। और थर्ड हो गया हमारा, कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी ही क्यों होते हैं। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर हमारा एक ही होगा, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्लास के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानते हैं। और मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल में आंसर लेके आया हूं, ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए और क्लास के दौरान भी ही ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ताकि आपको फिर से बाद में रिविजन ना करना पड़े। तो कार्बन परमाणु में क्या होती है, सिर्फ 2 कक्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, आप लोग इस नोट्स को याद रखेंगे कि कार्बन परमाणु में कितनी कक्षा होती है। तो कार्बन परमाणु में सिर्फ 2 कक्षा होती है। कितनी कक्षाएं होती है, कार्बन परमाणु में सिर्फ 2 कक्षा होती है। और इसकी बाहरी कक्षा नाभिक के काफी निकट स्थित होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन काफी मजबूत होता है। ऐसा आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे कि कार्बन परमाणु में कितनी कक्षा होती है। कार्बन परमाणु में हमारी 2 कक्षा होती है, जिसकी बाहरी कक्षा जो है नाभिक के काफी निकट होती है। नाभिक आप लोग समझते होंगे, तो नाभिक के काफी निकट स्थित होती है। और नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन काफी मजबूत होता है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि नाभिक का जो आकर्षण बल होता है, नाभिक के जो सबसे अंदर में जो होता है, वहाँ उसका जो आकर्षण बल होता है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफी मजबूत होता है। ऐसा आप लोग जानते भी हैं। और इंपॉर्टेंस पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि नाभिक का आकर्षण बल जो है बाहरी कक्षा के नाभिक के इलेक्ट्रॉन से काफी मजबूत होता है। तो ये हो गया हमारा कार्बन के एक उदाहरण की। कार्बन परमाणु में क्या होते हैं, 2 कक्षा होती है, जिसकी बाहरी कक्षा नाभिक के काफी निकट होने के कारण नाभिक आकर्षण बल क्या होता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ओर काफी मजबूत होता है। अतः कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग संभव नहीं होता है, क्योंकि कार्बन में हमारे 2 ही कक्षा होती है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर वह बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता। ऐसा आप लोग भी जानते हैं, जो नाभिक के अंदर में रहता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता है। तो कार्बन के परमाणु क्या होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए। कार्बन का जो परमाणु होते हैं अष्टक पूरा करने के लिए अन्य परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जो 4 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इसे चतुसंयोजकता भी बोलते हैं। आप लोग पहले ये बताएं, कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन परमाणु में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको एक अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो वह 4 इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ जो है दूसरे परमाणु के साथ मिलकर कार्बन परमाणु अष्टक परमाणु के लिए अन्य परमाणु के साथ क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है।
जिसको हम लोग 4 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, इसे कार्बन की चतुस्संयोजकता कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा कि कार्बन की चतुस्संयोजकता क्या है, तो आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कार्बन परमाणु में 2 कक्षा होती है, जिसकी बाहरी कक्षा नाभिक के क्या होती है, काफी निकट होती है। क्या होती है? नाभिक के काफी निकट स्थित होने के कारण नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से काफी मजबूत होता है। उसके बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और सेकेंड लाइन में लिखिएगा, अतः कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो कार्बन के परमाणु क्या करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए अन्य परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, साझेदारी करकर सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, कार्बन की चतुस्संयोजकता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा अष्टक पूरा करने के कारण ही कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और इसके यौगिक सहसंयोजी होते हैं। जो आपका अंदर टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लोग लिख लीजिएगा उसका सेकेंड लाइन कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा अष्टक पूरा करने के कारण कार्बन को सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। आपका क्वेश्चन था कार्बन मुक्त सहसंयोजक बंधन ही क्यों बनाते हैं, तो आप लोग लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा अष्टक पूरा करने के कारण ही कार्बन क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और इनके यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन की चतुस्संयोजकता का परिभाषा। आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, ताकि जो है आप लोग इसका एक नोट्स तैयार कर ले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के नोट्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकूं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु और आयन में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परमाणु और आयन में हमारा क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है परमाणु और आयन के बीच। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परमाणु और आयन में अंतर बताएं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन परमाणु एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो परमाणु और आयन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो पहले आप लोग ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछेगा कि परमाणु और आयन में किन्हीं 2 अंतर को लिखिए, तो आप लोग 2 नंबर में लिखिएगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग दोनों के बीच के 5 डिफरेंस को लिखिएगा। तो हम लोग आपको 5 डिफरेंस में बता देते हैं, ताकि अगर ये 2 नंबर में पूछे तो आप लोग 2 नंबर में लिख सके, 5 नंबर में पूछे तो आप लोग 5 नंबर में इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो क्वेश्चन हमारा है परमाणु और आयन में अंतर बताएं, क्या डिफरेंस होता है परमाणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो चलिए दोस्तों, इसके हम लोग डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस किस टाइप से लिखते हैं, हम लोग डिफरेंस के लिए एक साइड परमाणु और एक साइड आयन को रखते हैं, ताकि आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से याद हो सके और आप लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से कर सके। तो एक साइड हम लोग परमाणु रखे और दूसरे साथ हम लोग क्या रख रहे हैं, आयन रख रहे हैं। अब हम लोग इसको दोनों के बीच पहला डिफरेंस देखते हैं। परमाणु क्या होता है हमारा, आप लोग इसको डिफरेंस को आप लोग इंपॉर्टेंस इसलिए मानिएगा कि डिफरेंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में मदद करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व आपका डिफरेंस से ही होगा, और अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी टाइप से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में भी। तो आप लोग सभी डिफरेंस जो मैं आपको पॉइंट हाईलाइटेड करके बता रहा हूं, आप लोग उसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिफरेंस हमारा है, परमाणु क्या होता है, परमाणु हमारा आवेशहीन होता है, लेकिन आयन मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है, आवेश युक्त होता है। पहला डिफरेंस क्या हुआ हमारा, आवेशहीन। परमाणु हमारा क्या होता है, परमाणु हमारा आवेशहीन होता है, लेकिन आयन हमारा क्या होता है, आवेश युक्त होता है, मतलब इसमें चार्ज होते हैं। दूसरा डिफरेंस है हमारा, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु में क्या होती है, परमाणु में हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों की संख्या समान होती है, लेकिन आयन में हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होती है। तो सेकंड डिफरेंस हमारा क्या हो गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। और अगर हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो प्रोटॉन की भी संख्या 2 होगी। लेकिन आयन में हमारा ऐसा नहीं होता है, आयन में हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होती है, दोनों की संख्या समान नहीं होती है, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। अब अपने थर्ड डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड डिफरेंस हमारा है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कम से कम हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आयन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसमें आयन में फिक्स है कि उसके इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन परमाणु में ऐसा हमारा नहीं होता। परमाणु में 8 होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हमेशा रहते हैं।
ताकि ये दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर सके, दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले सके। चौथा हमारा होता है यह रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन आयन हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑलरेडी फुल होते हैं। तो इसलिए ये आयन जो है दूसरे कक्षा मतलब रासायनिक अभिक्रिया से भाग नहीं लेता है, लेकिन हमारा परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पांचवा डिफरेंस हमारा है जो हमारे इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लोग अपने कॉपी में भी नोट्स कर लेंगे। पांचवा डिफरेंस है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु हमारा क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, क्योंकि दूसरे रासायनिक अभिक्रिया से अभिक्रिया करता है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन आयन हमारा जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप लोग इसके 5 डिफरेंस को समझ लिए। पहला डिफरेंस हो गया परमाणु हमारा क्या होता है, आवेशहीन होता है। दूसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा डिफरेंस है इसके यह परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और पांचवा डिफरेंस है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन आयन में हमारा आवेश युक्त होता है। आयन में हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होती है। आयन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और आयन हमारा स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो इस तरह से हमारा परमाणु और आयन के बीच भी डिफरेंस इंड हुआ। आप लोग सभी स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ताकि आप लोग इसका एक नोट्स तैयार करते जाएंगे, क्योंकि ये सभी नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देने वाले हैं। हमें नहीं, आप ही को बेनिफिट देने वाले हैं। तो आप लोग इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स का एक नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे, आप जानते भी होंगे, आप कभी क्वेश्चन में देखे होंगे, तो आपसे पूछा भी जाता है उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का नाम सुने हैं, आप लोग मैसेज करें नीचे कमेंट बॉक्स में। उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म क्या करते हैं, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों जैसा आचरण करते हैं, मतलब इसमें दोनों का आचरण रहता है, उसी को हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आप सभी ऑक्साइड के ऊपर में हाथ 4 बिंदु लगा लीजिएगा, यहाँ भी ऑक्साइड में, यहाँ भी ऑक्साइड में हमारा आप लोग लगा लीजिएगा। तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म क्या कहते हैं, दोनों जैसा आचरण करते हैं, मतलब दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। या इसके दूसरे भाषा में आप परिभाषा इसके लिख सकते हैं, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और तथा जल बनाते हैं, उसको हम लोग उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब आप लोग इसके 2 तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म क्या कहते हैं, दोनों जैसा आचरण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। या आप लोग लिख सकते हैं वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उसी को हम लोग उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में हमारा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि हमारा उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड हुआ। अब अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, थर्मिट क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको याद रखेंगे, कभी कभार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि थर्मिट हमारा क्या होता है, इसके क्या उपयोग है। तो थर्मिट हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, हेमेटाइट और एल्युमिनियम के छीलन के मिश्रण को थर्मिट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटाइट और एल्युमिनियम के छीलन के जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग थर्मिट कहते हैं। थर्मिट हम लोग किसको कहते हैं, हेमेटाइट और एल्युमिनियम का जो छीलन का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग थर्मिट कहते हैं। थर्मिट का जो उपयोग होता है वो रेल पटरियों के दरारों को भरने में होता है। क्या होता है, थर्मिट का प्रयोग जो है रेल पटरियों के दरारों को भरने में होता है। जो रेल पटरी में दरार पड़ जाती है उसको भरने का काम कौन करता है, थर्मिट करता है। और थर्मिट को गर्म करने पर क्या होता है, लोहा बनता है, जिसे द्रव रूप से दरारों में गिराने पर दरार भर जाता है। आप लोग कभी रेल के पटरियों में अगर दरार पड़ा हो उसका मरम्मत करते हुए देखे होंगे, तो वो एक थर्मिट टाइप का जो हेमेटाइट और एल्युमिनियम का था, दोनों का छीलन का एक मिश्रण रखते हैं, जो एक लोहे के टाइप में रहता है लेकिन वो हल्का रहता है। जब उसको वो गर्म करते हैं, आग को तपाते हैं, तो क्या होता है, वो लोहा बन जाता है और उसे द्रव रूप में उसको पिघला कर उसके जो पटरी के बीच में दरार पड़ते हैं उसके डालने पर क्या होता है, उसमें दरार जो है फट जाता है
और वो पैक हो जाता है जैसे पहले था। तो हेमेटाइट एल्युमिनियम का छीलन के रूप में हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सभी टीचर्स ये क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते हैं और कुछ कुछ स्टूडेंट टीचर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उसे लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। थर्मिट हमारा क्या होता है और इसके क्या उपयोग है, तो आप लोग जान गए। थर्मिट हमारा क्या होता है, हेमेटाइट और एल्युमिनियम के छीलन का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट कहते हैं। थर्मिट का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, रेल पटरियों के दरारों को भरने में करते हैं। और थर्मिट का उपयोग गर्म करने से क्या होता है, थर्मिट को लोहा बनता है और इसके द्रव रूप से गिराने पर क्या बनता है, दरार कम हो जाता है। जैसे में हमारा हो गया Fe2O3 जो +2Al, ये हमारा क्या हो गया, थर्मिट हो गया। Fe2O जो हमारा हेमेटाइट हो गया और जो है एल्युमिनियम हुआ, ये दोनों हमारा थर्मिट हो गया। और दोनों को जब हम लोग गिराए तो ये हमारा द्रवित लोहा, दोनों को जब हम लोग गर्म किए यहाँ पर, तो ये हमारा दोनों के छीलन के मिश्रण को, तो ये हमारा द्रवित लोहा हुआ, जिसे हम लोग पटरी के बीच में दरार में गिराते हैं तो पटरी का दरार क्या होता है, भर जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्मिट। आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले ले, तब हम लोग जानेंगे आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। और हम लोग आपको पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान निकाल के बताएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान निकाले। और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पेरिस ऑफ प्लास्टर का आपको आणविक द्रव्यमान निकाल के भी बताऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा कि आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालते कैसे हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए सभी स्टूडेंट पहले। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान निकालें। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान निकालें कैसे, पेरिस प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को आज आणविक द्रव्यमान निकालना भी सिखा देता हूं और आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इस क्वेश्चन में आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले आपको जो है सभी का आपको द्रव्यमान संख्या पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए, द्रव्यमान संख्या आपको पता होनी चाहिए और आप लोग द्रव्यमान संख्या को याद करेंगे। इसका मैं एक चार्ट जो है इस क्लास के एंड होने के बाद आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से सभी का द्रव्यमान याद कर लेंगे, उसी से आपका आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बता देता हूं। अगर आप लोग किसी भी चीज का द्रव्यमान याद नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेरिस प्लास्टर का आप लोग आणविक द्रव्यमान को याद करना, निकालना याद कर ले, इसके द्रव्यमान को याद कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और यही पूछता है पेरिस प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले आप लोग पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक सूत्र लिखिएगा, मतलब इसका जो सूत्र होता है केमिकल फॉर्मूला उसको लिखिएगा। तो पेरिस प्लास्टर का केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र हमारा होता है CaSO4 × 1/2H2O। ये हमारा होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक सूत्र, सॉरी दोस्तों रासायनिक सूत्र। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसका पेरिस ऑफ प्लास्टर का आणविक सूत्र हमारा CaSO4 × 1/2H2O होता है। तो सबसे पहले हम लोग CO का द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। तो CO का द्रव्यमान संख्या हमारा 40 होता है, हम लोग यहाँ 40 लिखे। S का हमारा द्रव्यमान संख्या 32 होता है, तो हम लोग यहाँ 32 लिखे हैं। और O का द्रव्यमान संख्या हमारा कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर O की जो संख्या है वो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, परमाणु संख्या 4 है, तो इसका कितना हो गया हमारा, ये हमारा 64 हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, 64। आप लोग यहाँ तक समझने में किसी भी में कोई दिक्कत नहीं। Ca का द्रव्यमान संख्या हमारा 40 होता है, S का द्रव्यमान संख्या हमारा 32 होता है, ऑक्सीजन का हमारा एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है। यहाँ हमारा ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो हम लोग 16 को 4 से डिवाइड किए, जो हमारा 64 हुआ, तो हम लोग यहाँ 64 लिख दिए। अब 1/2 हमारा 1/2 रखेंगे। अब हमारा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, तो 1 गुना 2, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 2, और ऑक्सीजन क्या 16 होता है, तो यहाँ हम लोग 16 लिख दिए। अब हम लोग इसको जोड़ घटाव करना आप लोग भी जानते हैं। 40 40 32 + 64 2 + 16 18 हमारा हो गया, और ये 2 और 9 हमारा कट गया, तो यहाँ हमारा 9 बचा, तो हम लोग यहाँ 9 बचे। और इसका जो हो गया 145, आप लोग इसको जोड़ लीजिए। तो ये 9 4 13 2 15, तो इसका हमारा होता है 145 AMU। द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, द्रव्यमान जो आणविक द्रव्यमान निकालते हैं उसको हम लोग AMU से सूचित करते हैं, एटोमेटिक मास यूनिट। द्रव्यमान का जो आणविक द्रव्यमान का जो होता है, क्या होता है अंग्रेजी फॉर्मूला, एटोमेटिक मास यूनिट। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हैं। तो आणविक द्रव्यमान का सूचक क्या होता है, AMU। तो आप लोग आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सीख गए हैं, और आप लोग इसी तरह से किसी और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। किसी का रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा,
उसको आप लोग उसका द्रव्यमान संख्या से लिख के जितना परमाणु संख्या उसमें होगा उससे मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ करके आप लोग उसका द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकाल के प्रैक्टिस कीजिए। नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको भेज दीजिएगा, सर हम इसका आणविक द्रव्यमान निकाल रहे थे, नहीं निकला है आप बता दीजिए। तो आप सभी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग बताएंगे कि आप लोगों से आणविक द्रव्यमान निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पेरिस और प्लास्टर का आणविक द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, या अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो 2 नंबर में पूछ देगा कि आणविक द्रव्यमान का आणविक किसी पदार्थ दे देगा रासायनिक सूत्र, इसका आणविक द्रव्यमान निकाले। तो आपको याद रखना होगा द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या भी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यही रखते हैं और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि आणविक द्रव्यमान हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो आप लोग सभी इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो आप लोग आणविक द्रव्यमान पर अपना प्रैक्टिस कर सके। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ले लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसी में इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें देखेंगे कार्बनिक यौगिक का उदाहरण सहित वर्गीकरण। ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, कार्बनिक यौगिक का उदाहरण सहित वर्गीकरण। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसी टॉपिक में कार्बनिक यौगिक को उदाहरण करने में ही हमारा टॉपिक आएगा एलिफेटिक या अचक्रीय यौगिक क्या होता है, चक्रीय यौगिक क्या होता है, फिर उसके पार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आयुपिक नाम देखेंगे, समचक्रीय विषम चक्रीय क्या होता है, उसके बाद हम लोग आयुपिक नाम देखेंगे, अभिक्रियाशील मूलक देखेंगे, सब इसी पार्ट के अंतर्गत आता है। तो कार्बनिक यौगिक के उदाहरण सहित वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के शाम में 7 बजे जो आपका क्लास होगा वो आपको होगा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन हमारा आज शाम में 7 बजे होगा। तो शाम में 7 बजे आप लोग तैयार रहेंगे क्योंकि आज 8 बजे की क्लास आपकी नहीं होगी, आज 8 बजे की क्लास आपकी 7 बजे ही होगी जो ज्योग्राफी की चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा। तो आप सभी अगर क्लास अच्छी लगी तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आते हैं कल के टेस्ट के बारे में, क्योंकि कल हमारा संडे है और कल का टेस्ट आप लोगों को देना है। तो इसके बारे में विस्तार से तो आपको आज रात में सूचना दी जाएगी, लेकिन आप लोग कल 3 बजे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का टेस्ट देने वाले हैं। इसके पूरे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम लोग उसका आप लोगों से टेस्ट लेंगे। अगर उसका ना हो तो हम लोग हिंदी का टेस्ट लेंगे जितना अभी तक में पढ़ा चुके हैं। तो इसके बारे में विस्तृत सूचना आपको आज शाम में दी जाएगी, आप लोग शाम का वेट कीजिएगा। आपको शाम में 8 बजे तक आपके ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी कि कल आपका किस टाइम टेस्ट होगा, क्या क्या पेपर का टेस्ट होगा, ये सभी आपको शाम में 8 बजे तक आपके ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी। तो मिलते हैं शाम में 7 बजे क्लास में, तब तक के लिए बाय।